भी ज्वाइन करना है, कोशिश करेंगे कि सब लोग टाइम से ज्वाइन कर लें, ठीक है, जिससे कि मेरा टाइम बच जाए, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी होती है। देखिए चैप्टर है क्या, ये चैप्टर है कि अल्टीमेटली इस चैप्टर का गोल क्या है। इस गोल का, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस यू कैन से, जहां पे हम कोई भी प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपका लेक्चर लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट से 5:15 से 6:15, वो लेक्चर जब मैं खत्म करूंगा तो एज ए सिस्टम आपने मुझे माना हुआ है, तो आप ये चेक करोगे अगर मेरी एनर्जी चेंजेस कितने आए। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर का पूरा एम यही है कि हम किसी प्रोसेस का एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना सीख जाए, अल्टीमेटली टारगेट ये है। लेकिन इस चैप्टर के बेसिक्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, जैसे आपने मुझे बताया कि आपको नहीं आते बेसिक्स, तो मैं थोड़े से बेसिक्स भी कवर करूंगा, क्योंकि बेसिक्स आएंगे तभी हम इस कैलकुलेशन पे पहुंचेंगे। तो जैसे आप पढ़ते हो ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसे थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर है, लेकिन है एक सब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में, राइट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। तो जब भी अपन ना थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो सिस्टम को डिफाइन करते हैं बेटा। तो सिस्टम है क्या, तो सिस्टम मैं बताऊंगा आपको, इट इज नथिंग, इट इज कलेक्शन ऑफ मैटर, यू कैन से कलेक्शन ऑफ मैटर सराउंडेड बाय ए बाउंड्री। मतलब क्या है चीज का बता रहा हूं कि देखो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हो आप। तो आपने बोला कि यार ये मेरा सिस्टम है, तो आपने ऐसे कन्फाइन किया, तो आपने बोला जी ये सिस्टम है। अब मान लो इसके अलावा पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज बच जाएगी, ठीक है, सिस्टम के अलावा, उसका नाम हम देंगे सराउंडिंग। तो हमारे लिए अब दो ही चीजें थी, जैसे आपने मुझे सिस्टम मान लिया, तो मैं क्या हूं, कलेक्शन ऑफ मैटर हूं, जो कि एक बाउंड्री, ये जो दिख रहा है आपको, एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री से मुझे आपने अलग किया हुआ है। बाउंड्री कैसे भी हो सकती है, देखिए बाउंड्री रिजिड हो सकती है, ठीक है, ये बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो सकती है, आपने बैलून में गैस भर दी, ठीक है, आपकी बाउंड्री कंडक्टिंग हो सकती है, जैसे आपने एक बीकर में, ठीक है, बीकर में पानी गर्म करना स्टार्ट कर दिया, उसको सिस्टम मान लिया, तो बीकर का जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग होगी, तो आपकी बाउंड्री कंडक्टिंग हो सकती है, राइट, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। तो आपने क्या सीखा कि थर्मो में सबसे पहली बात यही है कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना, जिसको आप कंसीडर कर रहे हो, जिसका एनर्जी चेंज मान रहे हो, उसको आप सिस्टम मानते हो, दैट इज सेपरेटेड बाय बाउंड्री सराउंडिंग्स। तो पूरी यूनिवर्स ना बेटा हमारे लिए, जो पूरी यूनिवर्स है उसको हम दो ही पार्ट में पढ़ते हैं, एक हमारे लिए होता है सिस्टम, और एक हमारे लिए क्या होता है, सराउंडिंग, है ना। तो अब सबसे पहले सिस्टम की बात समझ में आई सबको, बताओ हाँ या ना, बताओ, समझ में आई, बोलो यस हाँ या ना। सर। अच्छा अब सिस्टम के टाइप क्या होते हैं, तो सिस्टम के टाइप ना, टाइप ऑफ सिस्टम वो भी पढ़ेंगे इनके, टाइप ऑफ सिस्टम की यदि बात करूं तो देखो तीन तरह के सिस्टम होते हैं बेटा, ठीक है, तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो जो पहला सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, क्या बोलते हैं जिसको अपन, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम है, तो देखो सिस्टम के अंदर दो चीजें हैं, एक है मैटर और एक क्या है, एनर्जी। सही बात है कि नहीं बात है भाई, सिस्टम के पास दो ही तो चीजें हैं, आपने बोला कलेक्शन ऑफ मैटर है जी, तो सिस्टम के पास दो चीजें हैं, आइदर इट इज मैटर और इट इज एनर्जी। तो यदि दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो, मतलब मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो वो सिस्टम कैसा सिस्टम कहलाएगा बेटा, ओपन सिस्टम कहलाएगा। बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम, जैसे आपने यहाँ पे एक बीकर लिया, एक भगोना लिया, उसमें पानी गर्म करने लग गया, भगोना खुला हुआ है, तो बताओ वाटर भी बाहर जा रहा है और एनर्जी भी बाहर जा रही है, तो उस सिस्टम का नाम होगा ओपन सिस्टम। यदि आप उसके ऊपर ढक्कन रख दोगे तो बताओ क्या मैटर एक्सचेंज होगा क्या, नो सर। नो सर। सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो एनर्जी का एक्सचेंज और मैटर का एक्सचेंज नहीं हो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। एंड तीसरा सिस्टम होता है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, ना तो मैटर का, समझ रहे हो, ना तो किसका हो, एनर्जी का। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा बताओ आइसोलेटेड सिस्टम का कोई एग्जांपल बता सकता है आप में से, मिल्टन की वाटर, वो मिल्टन की मिल्टन की बोतल। बोतल। तो सब लोग ये एग्जांपल देते हैं, पर ये एग्जांपल सही नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कैसे। मान लो कि मैं 2022 में मिल्टन की बोतल में चाय गरम भर के गया और मैं 3000 साल में लौटा, तो क्या मुझे चाय गरम मिलेगी? नो सर। वैसे तो मिल्टन की बोतल में 4-5 घंटे में ठंडी हो जाती है चाय, है कि नहीं है?
तो Yes, sir. समझने के लिए आप बोल सकते हो कि जो मिल्टन की बोतल थर्मस जिसको बोलते हैं थर्मोप्लास्ट, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है, लेकिन ट्रू एग्जांपल नहीं है। कोई बता सकता है ट्रू एग्जांपल क्या है आइसोलेटेड सिस्टम का? कोई सोच सकता है अपने से? मजा ही आ जाए ऐसा, मान लो नीट का सवाल बना दे। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का मैं बताता हूं। आप पूरे यूनिवर्स को ना एक सिस्टम मान लो। आप बताओ, यदि आपने पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम मान लिया तो उसका सराउंडिंग क्या होगा? बताओ Sir, क्या? space. कुछ भी नहीं ना। तो हम ये बोल सकते थे मैं पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम मान लूं, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि उसका सराउंडिंग ही डिफाइन नहीं है। फिर तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करेगा, ना तो मैटर का करेगा भाई, क्योंकि उसका सराउंडिंग ही डिफाइन नहीं है। कोई आपसे पूछेगा परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम एग्जांपल, तो आप पूरे यूनिवर्स को बता सकते हो। अच्छा, ओपन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी किसका एग्जांपल है बेटा? ये भी सवाल दोनों नीट के ही है। ओपन सिस्टम, समझ रहे मेरी बात? तो ह्यूमन बॉडी किसका एग्जांपल है? ओपन सिस्टम का। और आइसोलेटेड सिस्टम, परफेक्ट आइसोलेटेड का एग्जांपल देना हो तो पूरी यूनिवर्स है। क्लियर है सबको? Yes, सर sir. आपने यहाँ पर ओपन सिस्टम के बाद ओपन सिस्टम अच्छा सॉरी, ह्यूमन बॉडी लिखना था बेटा मुझे। इसको लिखेंगे फटाक से, लिखेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, है ना? तो बस सेकंड में एनर्जी चेंज, वो एनर्जी का अलाउ है। कैसे हो रहा है? इसमें जैसे बीकर लिया तूने बेटा और बंद कर दिया ढक्कन इसका, तो एनर्जी तो जा रही है ना ऐसे दीवारों से, नहीं? अच्छा, ओके। सर जैसे हम कई उस बीकर में पानी बॉईल करते हैं, वो भी तो क्लोज नहीं सिस्टम बेटा, का एग्जांपल बीकर का होगा। ढक्कन, बेटा ढक्कन खुला है तो ओपन है, बंद है तो क्लोज है, वो तो तुझे चेक सर करना अगर पड़ेगा। बंद है तो बंद है तो क्लोज है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए बस, तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है वहां पर। तो वो क्लोज सिस्टम है। ओके सर। सर यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम कैसे है, एक बार बता दीजिए। देख, यूनिवर्स को पूरा सिस्टम मान ले लड़की, तो उसका सराउंडिंग क्या है डिफाइन कर पाएगी? नो सर। तो इसका मतलब जब सराउंडिंग ही नहीं है तो एक्सचेंज भी नहीं हो रहा होगा। बोल सकता हूँ? यस सर। तो इसलिए बोल रहा हूँ उसको, तो मैंने उसका सराउंडिंग ही नहीं छोड़ा। परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम होते ही नहीं है, लेकिन ऐसा सोचे तो हो सकता है यूनिवर्स, क्योंकि उसका सराउंडिंग ही डिफाइन नहीं कर पाओगे आप। कर पाओगे तो फिर वो भी नहीं रहेगा, समझ रहे हो? तो मैटर का जब सराउंडिंग, मतलब पूरे यूनिवर्स का जब कोई सराउंडिंग ही नहीं है तो एक्सचेंज भी नहीं हो रहा होगा। तो यही डेफिनेशन है इसकी। सर आगे एक बढ़। बार सराउंडिंग दोबारा से रिपीट कर दो। बेटा जैसे मान ले लड़की, तेरे को सिस्टम मान लिया हमने, ठीक है? तो तेरे अलावा, तेरे को सिस्टम माना है ना, तो तेरे अलावा यूनिवर्स में जो भी चीजें बची है ना सारी की सारी, वो क्या है? सराउंडिंग। समझी? अब यदि Yes. तुम्हें कंसिडर करें तो यू आर द कलेक्शन ऑफ मैटर, राइट? और तेरी खुद की एक बाउंड्री है। सही बात है? Yes, sir. ठीक है। वैसे ऐसे तो दिखती नहीं है लड़की, मैंने ऐसे बना दिया फॉर रेफरेंस यूज ओनली, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊं। सर एक डन? नो सर, थोड़ा सा रह गया। इसमें हमें बहुत फॉर्मूले भी ड्राइव करना है, तो ये वाला पोर्शन जल्दी लिखो सब फटाफट। यस सर, हो गया। चलो अब देखो, सिस्टम पता चल गया, तो सबसे पहले देखते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम। तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है बेटा? स्टेट ऑफ सिस्टम, इट इज द प्रेजेंट कंडीशन। जैसे मान लो यार, एक बताओ, आपके पास एक सिस्टम, एक बक्सा है, उसके अंदर आपने एक आइडियल गैस को फिल कर दिया, तो उसकी स्टेट क्या होगी? उसकी स्टेट क्या होगी? उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर। सही बात है कि नहीं बात है? तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है? प्रेजेंट कंडीशन डिफाइंड बाय वेरिएबल्स, डिफाइंड बाय फिजिकल पैरामीटर्स। सही है? देखो, आप फिजिकल पैरामीटर से ही तो क्या डिफाइन करते हो? किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हो। ऐसा आपने आइडियल गैस भरी, तो आपने क्या क्या पैरामीटर मान लिया? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। सही बात है कि नहीं बात है? बताओ, है ना? सही है। अच्छा एक बताओ, फिजिकल पैरामीटर मतलब जैसे आपको सिस्टम मान लिया, तो क्या ईमानदारी को फिजिकल पैरामीटर माना जा सकता है क्या? बताओ, ईमानदारी को फिजिकल पैरामीटर माना सकता है? नहीं माना जा सकता, नो क्योंकि उसका सर। कोई मेजरमेंट ही नहीं है भाई हमारे पास, यस सर।
है ना। तो फिजिकल पैरामीटर्स का मतलब है जो हम मेजर कर पाए। इनका आप देखो फिजिकल पैरामीटर्स दो तरह के होते हैं, है ना। जैसे इधर एक क्लासिफिकेशन लिखेंगे, एक इधर क्लासिफिकेशन लिखेंगे। एक होता है जैसे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे मान लो आप यहां से चले, आप ऐसे घूम फिर के वापस यहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। और लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। सही Yes, बात sir. है। तो कुछ जो स्टेट फंक्शन रहते हैं किस पे डिपेंड करेंगे? डिपेंड्स अपॉन फाइनल और इनिशियल स्टेट। समझ रहे हो आप मेरी बात, है ना। Yes, sir. जैसे अभी आपने मुझे एग्जांपल दिया, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं बात भाई? अच्छा, और एग्जांपल दूंगा अभी मैं आगे। पोटेंशियल एनर्जी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? देखो आप मान लो यहां से h हाइट पर एनर्जी mgh होती है, तो चाहे आप सीधे आओ, चाहे आप घूम फिर के ऐसे मजे करके आओ, चाहे आप ऐसे ऐसे करके आओ, आप यहां पहुंचते ही आपकी एनर्जी कितनी रहेगी? mgh। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे आ रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें नहीं मतलब। सही बात है। पाथ फंक्शन क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन क्या बेटा? पाथ। जैसे अभी आपने मुझे एग्जांपल दिया, ये तो आपको क्लियर ही है। जैसे आपने मुझे एग्जांपल दिया किसका? डिस्टेंस का। और आगे भी एग्जांपल दूंगा अभी। एक है वर्क का एग्जांपल ले रहा हूं मैं केमिस्ट्री में। जैसे आप लिफ्ट से आए और आप मान लो सीढ़ियों से आए, तो क्या सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया क्या आपने? No, sir. तो वर्क कैसा फंक्शन हो गया? पाथ। जो पाथ पे डिपेंड करेगा वो। तो एक क्लासिफिकेशन ये है पैरामीटर्स का। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेटा, एक को बोलते हैं अपन एक्सटेंसिव, दूसरे को बोलते हैं इंटेंसिव। क्या मतलब बताता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये बक्सा है, इसका वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ का? बोलो। हाफ हो जाएगा सर। सही बात है। और टेम्परेचर टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा। नहीं सर, No, टेम्परेचर sir, सेम constant रहेगा। रहेगा। तो टेम्परेचर हाफ हो रहा हो तो मजा नहीं आता कि 25 का करा 12, 12 करा 6, 6 का करा 3, 3 का करा 1.5, 1.5 का करा। बर्फ तो हम ऐसे ही जमा तोड़ के बर्फ ही जमा देते हैं। ऐसा होता है क्या सच में? नो सर, टेम्परेचर सेम टेम्परेचर सेम रहता है ना। तो कुछ पैरामीटर सिस्टम के साइज पर डिपेंड करते हैं, कुछ पैरामीटर सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करते। तो दे डू नॉट डिपेंड, इंटेंशन होता है डू नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ सिस्टम। समझ रहे मेरी बात? एग्जाम्पल, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल लिया किसका? टेम्परेचर का, है कि नहीं बात है। और देखो डेंसिटी, आप मान लो आप बोल रहे हो कि यार इस कमरे में हवा की डेंसिटी x है, तो आप हर जगह ही x है ना डेंसिटी। आप आधा कर दो चाहे कितना भी कर दो, बात है कि बात सही है कि नहीं? बात है बताओ। यस सर। यस सर। एक्सटेंसिव क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ सिस्टम। जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया वॉल्यूम, है ना। और एग्जांपल अभी के लिए एग्जांपल ले सकता हूं मास, हाँ मास, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो था ना एक्सटेंसिव, ये एडिटिव नेचर के होता है। एडिटिव नेचर का मतलब क्या है कि देखो, यदि आप मान लो दीवार हटा दोगे, ये बीच वाली दीवार आप हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V/2 प्लस V/2। यस लेकिन सर। टेम्परेचर T प्लस T 2T तो नहीं होगा ना। नो तो सर। इंटेंसिव को जोड़ नहीं सकते हैं, एक्सटेंसिव को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? जैसे अभी आपने 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है क्या? यस सर। तो जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, अभी के लिए बता रहा हूं। सही है। ईएमएफ को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करता है डायरेक्टली अपन। ठीक। बाकी अब जब मैं ये पूरा चैप्टर, हाँ, इंडेक्स भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा किसके? इंटेंसिव आएगा। सही बात है। फर्क नहीं पड़ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, क्योंकि चाहे आप आधा किलो पानी लो चाहे 20 किलो पानी लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता है। प्रेशर भी है होने को।
और मैं जैसे जैसे धीरे धीरे पैरामीटर्स पढ़ाता जाऊंगा ना, वैसे वैसे मैं आपको उनके बारे में बताता जाऊंगा। जो भी पैरामीटर मैं यूज करूंगा ना आज के बाद, मैं बताऊंगा कि ये भाई स्टेट है, पाथ है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है सर एक्सटेंसिव में हम वेट भी ले सकते हैं ना? वेट, हाँ भी वेट भी ले सकते हैं, मास चेंज होगा तो वेट भी चेंज हो जाएगा। सही बात है। लिखो इसको फटाफट। तो अब पता, हमें सिस्टम पता चल गया, सिस्टम का स्टेट डिफाइन करना आ गया, है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस। ठीक है, पेपर दिया आपने संडे को जो हुआ था आपका? यस सर। यस सर, दिया था। ना उसमें एटॉमिक और क्या क्या आया था? सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थी। तो बनी आपसे? सर यस उसमें जो कुछ क्वेश्चन थे, वरना सर बन गए थे। कुछ क्वेश्चंस थे आइसोमेरिज्म के होंगे, ऐसा? और जो मैंने पढ़ाया था उसके सारे बन गए? सर मुझसे स्ट्रक्चर वाले नहीं बन पाए सर। आइसोमेरिज्म सर उनका नेम मेरे से भी नहीं आया। नेम तो पढ़ाया था मैंने यार अच्छे से। सर वो काफी हार्ड से लग रहे थे। यस सर। ठीक है, मैं एक बारी पेपर, कभी मुझे, मैं बात करता हूँ, कोई एक सेशन एक्स्ट्रा लेता हूँ, फिर इसमें पेपर डिस्कस करूँ आपका, है ना। यस बात यस। करता हूँ, आई विल ट्राई कि मैं करूँ। ठीक है, सर जब तक सब लिख रहे हैं सर, एक बार स्टेट को एग्जांपल से समझा दो। स्टेट को जैसे मान लो बेटा, ऐसा मान लो कि देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि तुमने क्या किया, लेट्स से कि तुमने बोला कि यार मेरे को एक, मान लो मैं कोई t बराबर 0 पे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, है ना। अब मुझे यहाँ से अपनी पोजीशन को यहाँ तक चेंज करना है ना। तो यहाँ की स्टेट कुछ डिफाइन करोगे आप मेरी, जैसे मेरी स्टेट डिफाइन करोगे, जैसे मेरी कुछ एनर्जी है ना, मेरे पास लेट्स से मेरी वेलोसिटी कितनी है, तो आपने मेरी यहाँ की स्टेट डिफाइन कर दी। फिर जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो मेरी यहाँ की स्टेट, तो स्टेट मतलब कुछ नहीं है कि जो भी आप प्रोसेस करोगे ना, मतलब आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहे हो, तो कोई भी प्रोसेस करोगे तो आप बताओगे ना किस रेस्पेक्ट में प्रोसेस कर रहे हो, कि भाई मैं तो टेम्परेचर देख रहा हूँ उस आदमी का, जब यहाँ से यहाँ जाएगा। समझ रहे हो? तो स्टेट क्या हो गई, जो भी सिस्टम आपने माना हुआ है उसको डिफाइन करना उस प्रोसेस के रेस्पेक्ट में। समझे? जैसे मान लो कि नीट का एग्जाम निकालना एक प्रोसेस है ना, तो तुम्हारे लिए एक फिजिकल पैरामीटर क्या बन जाएगा, तुम्हारे मार्क्स। तो तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी स्टेट है। यदि तुम सिस्टम हो, एक सिस्टम हो जिसको नीट का एग्जाम निकालना है, तो उसकी स्टेट क्या है उस सिस्टम की, उसके मार्क्स जो प्रैक्टिस पेपर में आ रहे हैं। समझे? यस सर। ठीक है, लिख लिया सर। अब उसकी Yes, स्टेट sir. मेहनत नहीं हो सकती है। ठीक है, हमारा सिस्टम मेहनत को कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा है ना, कि आप दिन में मान लो 28 घंटे पढ़ रहे हो, 25 घंटे पढ़ रहे हो, वो मतलब नहीं है। वो मेरे लिए फिजिकल पैरामीटर रहेगा, क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है। समझो? तो मेजरेबल पैरामीटर्स ही फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। तो बात करते हैं हम आपसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तो ध्यान से देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, कोई सिस्टम मान लो S1 स्टेट पे है, जैसे मान लो इसमें आइडियल गैस भरी हुई है, तो इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है P1, टेम्परेचर है T1। उसको उठा के हम S2 स्टेट पे ले गए, मतलब P2 V2 V2 P2 V2 T2 पे ले गए, है ना। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब ध्यान से सुनेंगे, ये प्रोसेस कई तरह का हो सकता है। जैसे यदि मैं इस रास्ते के दौरान टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूं, डेल्टा टी बराबर 0 का मतलब समझते हैं आप? डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं बेटा आइसोथर्मल। ठीक है, यदि मैं S1 से S2 पे जाऊं और टेम्परेचर को चेंज ना करूं, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, आइसोथर्मल। यदि मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूं, मतलब S1 से S2 जाऊं और प्रेशर चेंज ना करूं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस।
यदि मैं बेटा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूं, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। लास्टली, कि यदि मैं हीट को कांस्टेंट रखता हूं, हीट मतलब एनर्जी को, तो प्रोसेस होता है एडियाबैटिक। तो 4 तरीके के प्रोसेस होते हैं इस क्लासिफिकेशन पे, कि मैं इस रास्ते के अंदर क्या कांस्टेंट रख रहा हूं। जो रास्ता है ना, इसके अंदर कौन सा फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट रखता हूं, इस बेसिस पे प्रोसेस को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा तो प्रोसेस आइसोथर्मल माना जाएगा, यदि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा तो आइसोबारिक माना जाएगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाएगा तो आइसोकोरिक माना जाएगा, और हीट को कांस्टेंट रखा जाएगा तो एडियाबैटिक माना जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। एक क्लासिफिकेशन ये है प्रोसेस का, लिखो इसको फटाक से। दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ाता हूं अभी, पहले लिख लो फटाक से सब लोग। सर जो क्वेश्चंस हम मतलब घर पे प्रैक्टिस करते हैं, अगर नहीं आए तो फिर आपको ग्रुप में सेंड कर दें? मेरे को ग्रुप में, मैं हूं ही नहीं उस ग्रुप में। उसका कुछ एक डाउट सेशन में बोलता हूँ यार। एक्चुअली ना मेरी क्लासेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, तो आई ट्राई कि मैं डाउट क्लास मैं अरेंज करूं, क्योंकि मैं 3 क्लासेस वीक में निकालता हूं आप लोगों के लिए। एक क्लास और आई थिंक विल प्रोसीड, तब आप मुझसे पूछ पाए। आपकी मेरे अलावा भी कोई आपको टीचर पढ़ाता है, डाउट क्लास लेता है कभी? नो सर। अच्छा ठीक है, मैं भी बात कर लेता हूँ एक बार सर से, ठीक है? देखता हूँ मैं इस चलो आई थिंक सैटरडे तो आपकी क्लास होती है ना। मैं कोशिश करूंगा फ्राइडे में आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास दूं, जिसमें आप कोई टाइम, किसी भी टाइम पे आ जाएंगे ना, मतलब टाइम आपके लिए स्ट्रिक्टेड रहता है क्या? सर सर सुबह तो तो क्लास होती है। उनकी अच्छा सुबह क्लासेस स्कूल, होती हैं, हर दिन 2 बजे स्कूल के है बाद फ्री हैं। सब लोग? यस सर। ठीक है, ओके। मैंने पहले एक बार डाउट क्लास लगी थी, पर उसमें कोई आया ही नहीं आप में से, फिर पता नहीं उन्होंने लगाई नहीं। पिछली बारी जब लगी थी आप आए नहीं थे। ये हुआ? सर पेपर के टाइम पर हुई। अच्छा ठीक, ये हो गया सबका, बताओ। यस सर। तो ये एक क्लासिफिकेशन ही है। दूसरा क्लासिफिकेशन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक्चुअली ये सब बेसिक से बेटा है ना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये सब आपके प्लानर में डाला नहीं है, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आपको फिर कुछ भी नहीं आएगा। तो पहले मैं एक बार ये क्लियर कर ही देता हूँ। तो रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस होते हैं। क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, इससे डेरिवेशन में हेल्प मिलेगी। तो देखो, एक है ना, मैं सिस्टम अज्यूम कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना, कि पिस्टन तो सबको पता ही होगा, है ना? कि मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, तो देखिए है क्या, एक मेरे पास एक सिस्टम है ऐसा। कैसे सिस्टम है बताता हूँ आपको, कि पिस्टन समझते हैं सब लोग, अप एंड डाउन मोशन हो जाए जिसका, है ना? तो यहाँ पे गैस फिल करी हुई है हमने ऐसे, है ना? और मैं इसका एक्सपेंशन करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ मैं बेटा? इसका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पिस्टन ऊपर जाए या नीचे जाए, बताओ? एक्सपेंशन ऊपर जाए, सही बात है एकदम। तो इसका एक्सपेंशन करने जाता है, तो देखो मेरे पास 2 वो है। यहाँ पे ना मैंने रेत के दाने रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? रेत रखी हुई है। और यहाँ पे मैंने ईंट रखी हुई है। दिस इज ईंट नंबर 1, ईंट नंबर 2। ये सिस्टम है, ठीक है? और मुझे एक्सपेंशन करना है। देखो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनना। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे, पहले सिस्टम की तरफ देखिए ध्यान से। अभी क्या है बेटा, अभी क्या हो रहा है? अभी ये पिस्टन रुका हुआ है, ठीक है? पिस्टन रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है पिस्टन, बताओ? जो पी इंटरनल है वो किसके बराबर आ रहा होगा? पी एक्सटर्नल। मतलब जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा है उतना ही प्रेशर नीचे से लग रहा होगा, तभी तो पिस्टन रुका हुआ है ना? यस सर। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यदि मुझे इसको ऊपर ले जाना है तो क्या करना चाहिए मुझे? एक्सटर्नल प्रेशर को कम करना पड़ेगा। यस तो मैं क्या सर। कर रहा हूँ, रेत का एक दाना हटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? रेत का एक दाना। ध्यान से सुनना, अपने आप को स्पॉटलाइट करता हूँ, एक सेकंड। तो ऐसे पिस्टन रुका हुआ है, यहाँ पे रेत रखी हुई है, सबको मेरा फोटो दिख रहा होगा अभी। अब मैं इस पिस्टन को ऊपर ले जाना चाहता हूँ। कैसे कर रहा हूँ? एक रेत का दाना हटाया, रख दिया, तो क्या होगा? कुछ भी बताओ। नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं होगा। सही बात है, आपको लगेगा जैसा पहले था वैसे ही बाद में भी है, लेकिन हल्का सा तो पिस्टन कहीं थोड़ा सा तो ऊपर गए होगा। तो मैं इसको एक्सपेंशन ऐसे कर रहा हूँ, एक एक रेत का दाना हटा के, एक एक रेत का दाना हटा के, एक एक रेत का दाना हटा हटा के, है ना? ये बात सुन रही सबको?
देखो इस प्रोसेस में क्या है कि आपको इनिशियली दिख रहा था कि इक्विलिब्रियम है, और आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे यही लगता रहेगा कि यार इक्विलिब्रियम ही है। ये उसी तरह की बात है जैसे समुद्र में से एक गिलास पानी बाहर निकाला आपने, समुद्र में से एक गिलास पानी बाहर निकाला, तो क्या वाटर लेवल चेंज होता हुआ दिखाई देगा क्या आपको? नो सर। लेकिन हो तो रहा है, सही बात है, हो तो Yes, रही है ना। अब दूसरा प्रोसेस देखो, उसमें तो ईंट रखी हुई है मैंने, मान लो एक ईंट रखी हुई थी ऐसे, तो आपने देखा अभी इक्विलिब्रियम आ रहा है, आपने ईंट हटाई, तो खट से पिस्टन ऊपर गया। यस सर। देखो यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम नजर आ रहा था कि जब ईंट रखी हुई थी तो आपको बढ़िया इक्विलिब्रियम नजर आ रहा था, जैसे आपने ईंट हटाई तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं है, ये पिस्टन खट से कहां चला गया? ऊपर चला गया। सही बात है कि नहीं बात है? तो इस प्रोसेस में मैं बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम is maintained at every point of time। सही बात है यार, किसी को दिक्कत? सेकंड, इसमें कितना टाइम लगेगा इसको होने में? इसको होने में तो भाई सदियां गुजर जाएंगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसा प्रोसेस रिवर्सेबल काम यदि करने लग गए तो इनफाइनाइट टाइम में होगा। इसमें क्या है? इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इज एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सही बात है ना। और इसको होने में कितना टाइम लगेगा? फाइनाइट टाइम। ये बात क्या मेरी सबको समझ में आती है क्या? तो रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। रिवर्सेबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि इक्विलिब्रियम एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेंटेन्ड रहता है, इरिवर्सेबल में ऐसा नहीं रहता है। क्या मैं आपको समझा पाया यार? आया ना? यस सर। नो सर, एक बार और रिपीट कर दो। एक बार और रिपीट कर दे। समझ बेटा में मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, एक एक रेत का दाना हटा रहा हूँ, तो तुझे इक्विलिब्रियम दिख रहा है कि पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर है। जब तू एक रेत का दाना हटाएगी तभी भी ऐसे ही दिखेगा, हमेशा ही ऐसा दिखता रहेगा, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा। जब तू यहाँ से ईंट हटाएगी लड़की, तो ईंट हटाते ही इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, पी इंटरनल ज्यादा हो जाएगा किससे? पी एक्सटर्नल से, तभी तो पिस्टन ऊपर जाएगा। सही है। तो यहाँ पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विलिब्रियम है, इसलिए इनफाइनाइट टाइम में हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, बाकी कहीं पे भी इक्विलिब्रियम नहीं है, इसलिए फाइनाइट टाइम में हो रहा है। सही बात है। डन बेटा? फाइनल पॉइंट को लिखा है। हाँ फाइनल पॉइंट देख, पिस्टन यहां से चला बेटा, कहीं जाके तो रुकेगा ना लड़की, वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर बीच में नहीं होगा। पिस्टन यहां से चला तो कहीं जाके रुकेगा ना, जहां रुकेगा वहां पे भी तो फिर इक्विलिब्रियम ही मानेंगे ना। सर एक बार इक्विलिब्रियम का मतलब भी बता दो। इक्विलिब्रियम का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर बराबर इंटरनल प्रेशर, मतलब पिस्टन मूव ना करे, रुक जाए। जब नीचे से जितना प्रेशर लग रहा है ऊपर से भी उतना प्रेशर लगेगा, तभी तो पिस्टन रुकेगा। यस सर। वही इक्विलिब्रियम है। सही है। Okay, sir. इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस फोर्स कंडीशन। सर। डन। चलिए, तो देखो आपने प्रोसेस भी पढ़ लिया, बढ़िया। तो आपने क्या पढ़ लिया? सिस्टम पढ़ लिया, सिस्टम की स्टेट। स्लाइड दिखा दो। हाँ आपने सिस्टम पढ़ लिया, सिस्टम की स्टेट पढ़ ली, स्टेट के पैरामीटर पढ़ लिए, प्रोसेस पढ़ लिया, बहुत ही कुछ पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इसका क्या यूज है भाई। तो अब हम आपको पढ़ाना चाहते हैं दो पैरामीटर्स, ध्यान से देखेंगे। एक को बोलते हैं बेटा अपन इन टोटल इंटरनल एनर्जी, एक पैरामीटर है टोटल इंटरनल एनर्जी। का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। एक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है ना, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब एक सिस्टम के अंदर जितनी भी तरह की एनर्जी है ना, उनका सबका सम कर दे अपन, सबका सम। मतलब जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर जितने भी तरह की एनर्जी है, जितने भी तरह की, उनका सबका सम कर दो ना, तो वो कहलाएगी क्या? इंटरनल एनर्जी। तो बताओ क्या इसको निकाला जा सकता है एब्सोल्यूट वैल्यूज की? इसकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू निकालना संभव है? बताओ कैसे संभव है? मेरे अंदर हजारों एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये है वो है, मुश्किल है ना भाई। तो वी कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं। वी कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू, बट वी कैन फाइंड द चेंज। कैसे मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी
हम मान रहे हैं इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो मान लो उसकी यहाँ पे U1 एनर्जी है, मुझे नहीं पता कितनी है, मुझे नहीं पता उसकी एनर्जी कितनी है, उसका नाम मैं U1 बोल दिया। मैं इसको उठा के ना H हाइट पर लेके गया, उसकी एनर्जी हो गई U2। तो कोई मुझे बता सकता है U2 माइनस U1 कितना होगा? बताओ। यहाँ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, H हाइट पे गए तो कितने हो गए mgh। तो U2 से U1 का चेंज तो निकाल ही सकता हूं, बताओ। Yes, sir. देखो मैं U1 नहीं निकाल सकता, एग्जैक्ट वैल्यू में U2 नहीं निकाल सकता, लेकिन U2 माइनस U1 तो निकाल सकता हूं। बोलिए, Yes, बात समझ में आ sir. रही है? तो हम कभी भी इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं क्योंकि मुश्किल है, असंभव है, लेकिन हम इसमें चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है। अब मुझे बताओ ये कैसा फंक्शन रहेगा? अगेन मैंने बताया स्टेट फंक्शन है ये, तो पता ही चल गया आपको। सही है ना यार? आप चाहे यहाँ पे सीधा चल के आओ चाहे मुड़ तोड़ के आओ, mgh ही रहने वाला है। सेकंड, ये एक्सटेंसिव या इंटेंसिव बताओ? इस पूरी दुनिया की टोटल इंटरनल एनर्जी और जिस कमरे में आप बैठे हो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी सेम होगी क्या? No, sir. तो कैसा फंक्शन हुआ? Extensive. बताओ, क्लियर है सबको? ये टोटल एनर्जी समझ में आया? फटाफट लिख दो, फिर हीट और वर्क पढ़ाऊंगा आपको, फटाफट फटाफट लिख देंगे। हो गया बेटा? Yes, sir, done. नो सर अभी लिख रहे हैं। ये समझ में भी आना चाहिए। हाँ, ये सब मुझे नहीं अभी पढ़ाना था आपको, ये स्टार्ट यहाँ से करना था सब, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये पूरा मैंने अब इसके बाद हमारी स्पीड बन जाएगी क्योंकि बेसिक्स क्लियर है ना, बस एक बेसिक और बचा है। फिर देखो अपन फटाफट फर्स्ट लो पे आएंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। चलो अच्छा, किस दिन मैं संडे को फ्री रहा तो संडे को पढ़ने आ जाओगे? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, फिर बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ हीट एंड वर्क। तो देखो हीट एंड वर्क क्या चीज होती है? देखो एक बात, कोई मुझे बताओ हीट और वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? पहले तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Sir, work की तो जूल होती है. और हीट की भी जूल ही होती है, सही बात है कि नहीं बात है? Yes, तो sir. दोनों है तो एनर्जी यार, है ना? अंतर क्या है? तो एक बात बताओ, मैं आपको ना बहुत ही सुंदर एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? सर्दी का टाइम भी चल रहा है, ठीक है? तो एक एग्जांपल क्या है, मान लो एक कमरा है आपका, अभी लिखना मत, अभी समझना, क्योंकि ये समझ में आएगा ना आपको तो आपको ना सिस्टम का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है? टाइम लगेगा हमारा, लेकिन हम करेंगे ये। तो क्या है, इस रूम के अंदर एक बाल्टी रखी है भाई, और आजकल तो रोड का फैशन नहीं है यार, हमारे टाइम पे तो हम हॉस्टल में रहते थे तो इलेक्ट्रिक रोड सबने देखा होगा, एटलीस्ट देखा तो होगा, यूज भी करते होंगे, है ना? तो इसमें हमने इसको बिजली में लगाया हुआ है, ये ऐसा सिस्टम है। अब देखो केस वन क्या है, इसको लिखना मत, समझना। केस वन क्या है, जो बाल्टी है ना, मेरी बाल्टी, ठीक है, ठीक है, पूरी बाल्टी और पानी, बाल्टी प्लस पानी, पानी जो भरा हुआ, उसको मैंने सिस्टम माना है। क्या माना है मैंने? सिस्टम माना है, ठीक है। अब आपने ऐसे स्विच को कर दिया ऑन, स्विच को क्या कर दिया आपने? ऑन। क्या होगा बताओ? जो रॉड की जो हीट होगी ना वो वाटर में ट्रांसफर हो सही है, जाएगी। हीट नहीं बोलेंगे, और water रोड की जो heat up हो एनर्जी जाएगी। होगी, रोड की जो एनर्जी होगी वो Yes. किसमें ट्रांसफर हो जाएगी? पानी में, और पानी गर्म हो जाएगा। सबको सही लगता है ये? तो इसको मैं Yes, देखो sir. इसको मैं थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में बोल रहा हूँ। बाल्टी प्लस पानी मेरा सिस्टम था, रोड मेरा सराउंडिंग था, तो रोड से, जो रोड है उससे एनर्जी मेरे सिस्टम में आ गई, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा था सिस्टम से। सही लगता है सबको? सही है। तो देखो हीट क्या होता है, देखो सब लोग ध्यान से, हीट क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। बताओ ये बात सबको क्लियर है? हाँ जी। अब देखो मैं कह रहा हूं एक ही एग्जांपल में दोनों चीजें पढ़ा जाऊंगा मैं आपको, ठीक है? सिस्टम के ऊपर। अब देखो मैंने कहा चलो बहुत ही बढ़िया। अब मैंने क्या किया बेटा,
अब सुनना, देखो कहानी में ट्विस्ट यहीं से ही है, थर्मो मजेदार है ही इसलिए। मैं केस 2 ले रहा हूं। केस 2 में ना पूरा सिस्टम मान लिया मैंने, जो मैं येलो मार्क कर रहा हूं ना पूरा सिस्टम है, ठीक है, पूरा सिस्टम है। अब आपने फिर से स्विच ऑन कर दिया, फिर क्या होगा, पानी गर्म, सही है। अब मैं पूछूं पानी गर्म क्यों हुआ है, अब मैं पूछूं आपसे पानी गर्म क्यों हुआ है, तो आप ये बोलोगे कि सराउंडिंग और सिस्टम में क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, इसकी वजह से पानी गर्म हुआ है क्या? अभी आप ये बोल सकते हो, बोलिए। मैं कहूंगी यदि पूरा रूम मेरा सिस्टम है बेटा, तो इस बार क्या आप ये बोल सकते हो कि सराउंडिंग और सिस्टम में टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसकी वजह से पानी गर्म हो गया, क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नो सर। नो सर। सर अब नहीं बोल टेम्परेचर सकते। सेम अब रहेगा। आप बोलोगे कि मेरे सिस्टम पे ना इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है, क्या हुआ मेरे सिस्टम पे? अब देखो इलेक्ट्रिकल एग्जांपल सेम है बेटा, सिस्टम अलग माना। देखो पहले सिस्टम में जब मैंने बाल्टी और पानी को सिस्टम माना था ना, तो सराउंडिंग रोड था, तो मैंने बोला रोड से हीट आ गई। तो वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, देखो एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं क्यों बात कर रहा हूं, टेम्परेचर डिफरेंस है इसलिए बात कर रहा हूं क्या? नहीं ना, कोई और रीजन है। तो एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू अदर पैरामीटर, अदर पैरामीटर। तो टेम्परेचर के अलावा यदि कोई और मोटिवेशन है एनर्जी एक्सचेंज का, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? वर्क बोलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या? जैसे एक पेड़ रखा हुआ है, इस पेड़ पे सेब रखा हुआ है, ये टूटा, तो ये नीचे इसलिए आ गया कि टेम्परेचर डिफरेंस था? नो सर, ग्रेविटी की वजह से। आप बोलोगे ग्रेविटी, तो बोलते हैं ग्रेविटेशनल वर्क। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो जब भी यस सर। सिस्टम Yes, और sir. सराउंडिंग में, सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना बेटा, तो क्या होगा, उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर रहेगा रीजन, तब तो उसको हीट बोलेंगे, अदरवाइज क्या बोल देंगे, वर्क। अब देखो दो तरह की हीट हो सकती है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, और हीट क्या हो सकती है, रिलीज। रिलीज। अच्छा यहाँ पे एक नीट का सवाल है, एक बात बताओ, यदि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी तो इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बता सकता है? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सही बात है। यदि किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो तो उसकी टोटल एनर्जी बढ़ेगी, और रिलीज होगी तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। डिक्रीज हो देखो जाएगी। नीट का सवाल है ये, समझ रहे हो? अच्छा अब यहाँ पे देखो वर्क में क्या होता है, वर्क भी दो तरह का हो सकता है। एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम मान लो सिस्टम पर काम करें। एक हो सकता है वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम भी तो काम कर सकता है। जैसे आपने मुझे सिस्टम माना तो मैं काम कर रहा हूं, तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो बताओ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? अच्छा मैं आपसे बोलूं कि जा 20 किलोमीटर भाग के आ, तो आपकी इंटरनल एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। घटेगी आप क्यों? जब आप 20 किलोमीटर भागोगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा? बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम। एग्जैक्टली। और ऑन द सिस्टम क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इंक्रीज होगी। कोई दिक्कत किसी को इस कंसेप्ट में? हीट वर्क समझ में आ गए? तो देखो हीट वर्क में बताऊं कुछ भी नहीं है, सेम ही चीज को दो तरह से पढ़ रहे हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें सिस्टम चेंज कर, पहले जो एग्जांपल लिया सेम एग्जांपल में सेम ही काम हो रहा है, एक बार आप उसको हीट बोल रहे हो, एक बार उसको क्या बोल रहे हो, वर्क। तो कुछ भी नहीं, रेफरेंस का अंतर है बेटा। समझ गए क्या सब लोग? सर मतलब हीट एंड वर्क जो होता है दोनों मतलब सेम होता है। हीट एंड वर्क आर सेम, ठीक है, सेम ही चीज है। बस हम ये देखते हैं सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यदि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होता है तो उसका नाम हीट देते हैं, अदरवाइज उसका नाम क्या देते हैं, वर्क। ऐसे ही चीज, समझ गए? यस सर। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सेम है तो अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो, एक साथ पढ़ा दो, दिमाग खराब कर रहे हो। तो ये मैंने नहीं किया है, हाँ ये मैंने नहीं किया है, ये तो जो कर गया वो कर गया, मेरा क्या है, मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, समझ रहे हो? तो ठीक है। तो जब भी आपको जिंदगी में ऐसा लगे कि यार ये क्या बकवास चल रहा है, क्यों अलग अलग पढ़ा रहे, तो आप सोचो कि ये क्यों पढ़ रहे हो आप। आपका नीट का एग्जाम निकलना चाहिए, बाकी चाहे हीट के, जब आपका नीट का एग्जाम निकल जाए उसके बाद हीट के 50 नाम रख लो, हमारा क्या जाता है कि नहीं?
यस आपको क्या सर। आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? हम जैसे टीचर्स को पड़ेगा, हमें 20 पढ़ाने पड़ेंगे, तो यही सोचा करो तो मोटिवेशन आ जाता है। लग रहा है क्या बोरिंग है यार, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, ये ऐसा लगता है ना कभी कभी, अरे यार ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, क्यों ही पढ़ रहा हूँ, ये तो कभी जिंदगी में काम ही नहीं आएगा। तो उतना सोचा करो कि भाई नीट हो जाएगा उसके बाद भाड़ में जाए, ठीक है, तो उससे फिर मोटिवेशन आता है। मैं तो यही सोचा करो कि जब सेम चीज को दो क्यों पढ़ा रहे हैं, नीट के लिए जरूरी है इसलिए, बाकी ठीक है, सही है। यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बेटा। सर नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद एम्स में जाने के लिए उसका दूसरा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है? नहीं बेटा, अब नहीं देना होता। नीट के मार्क्स आएंगे, उसकी काउंसलिंग होगी, उससे मिलेगा, तो तेरे मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। सारे कॉलेजेस में नीट अगर के सर मार्क्स बाई है। चांस अगर मतलब नीट अगर क्लियर हो जाता है तो मतलब एम्स में एडमिशन हो जाता है फिर? बेटा नंबर से होता है, कोई रैंक से होता है हर जगह तेरा, तो एम्स की कट ऑफ हाई जाती है बेटा, ठीक है, सर उसमें मतलब कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? बेटा उसमें तो 680 प्लस चाहिए होता है, ओके सर। 660 70 80 इतना। एम्स भी अब काफी है ना, पहले जितने एम्स भी काफी हो गए, मतलब मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज मिलते हैं, सीधी बात है, ठीक है। और जो लोग एम्स का सोच रहे हैं ना, 90 में से 90 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए बायोलॉजी में, ठीक है, चांस ही एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और सिंपल, आप जितना पढ़ेंगे ना उतना अच्छा आपका स्कोर जाएगा नीट का, ये गारंटी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी जितनी ज्यादा करेंगे आप। सर सर एक तो मैं ना क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। टाइम वेस्ट होता है इसमें सर स्कूल की क्लासेस में। तो बेटा क्या जा रहा है, अब इसमें मैं बोल नहीं सकता, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में बताऊं, लगा के छोड़ दिया करना, साइड में पढ़ती रहा कर, जैसे रिकॉर्डिंग में भी बुलवा रही है लड़की, वो जो देखेंगे वो बोलेंगे क्या बोलता रहता है टीचर, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। बट देखो सर फिर सिंपल भी फैक्ट है, टीचर्स देखो को मेरा उधर भी मेरा टीचर्स मानना को है भी जो अपने नीट के एग्जाम के लिए जरूरी है वो ढंग से करना है, बस सीधी बात है, क्योंकि आपके सर दिमाग में एक स्कूल बात, टीचर्स को भी जवाब देना होता है, वो कहते हैं कि वो तो बोलते नहीं है, मैनेज करना ऑन पड़ता है करके ना छोड़ बेटा, देते। यही तो मैनेज करना है जिंदगी में, आगे भी तो दिक्कत आएगी, ऐसे ही आगे दिक्कत आएगी। अब मेरे को पैसे कमाने हैं, अब मैं शिकायतें थोड़ी ना कर सकता हूँ, तरीके तो निकालूंगा, सही बात नहीं है। तो सिंपल है ये, तो ये वही वो सीधे वाला आंसर है, जो खुद को आपको लगता है आपका नीट का एग्जाम में निकलना चाहिए, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नहीं जरूरी है, कैसे मैनेज करेंगे, यही जिंदगी है। ऐसे तो यही तो होता है, यदि मान लो सब चीजों का आंसर मिलने लग जाए तो फिर कभी टेंशन होगी क्या जिंदगी में, बताओ। सही नहीं है। यही यही टास्क है, यही तो सीखना है। अब मेरे पास भी आंसर, अब कोई मुझसे पूछता है कि मान लो मेरी जिंदगी में तो कुछ चल रहा होगा ऐसा, जैसे आपकी जिंदगी में चल रहा है, मेरी में भी चल रहा होगा, यदि मुझे सब चीजों का आंसर मिलने लगे तो मजा ही नहीं आ जाएगा एकदम बढ़िया, फिर काहे का स्ट्रगल, फिर सब तो स्मूथ है। तो मैनेज करना पड़ता है बेटा, देखो मैं भी कहीं ना यस कहीं सर। मैनेज कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं मतलब। चलिए, यस सर। हाँ तो वो आपकी हेडक है, पर मैं ही बता सकता हूँ कि हाँ ऐसा होता था, मैं तो ऐसा करता हूँ, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो देखो, तो सिस्टम साइन कन्वेंशन है केमिस्ट्री का। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, साइन कन्वेंशन का मतलब है कि एक सिस्टम का हम क्या करते हैं, देखिए कि सिस्टम में यदि हीट जा रही है, सिस्टम यदि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको केमिस्ट्री में पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। ये हमारा खुद का साइन कन्वेंशन है, इसमें क्यों नहीं लगा सकते आप। और यदि ये हीट रिलीज हो रही है, यदि हीट रिलीज हो रही है तो उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो सिस्टम यदि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव मान के चलेंगे, रिलीज कर रहे हैं तो नेगेटिव मान के चलेंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम मान के चलेंगे क्या बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव मान के चलना, ये मान के चलना है, ठीक है। इसमें क्यों नहीं लगाना आपको, ये साइन कन्वेंशन है जो कि अब मैं इस चैप्टर में पूरा फॉलो करूंगा, ठीक है। फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर आएगा आपके, ठीक है, तो यहां तक सेम ही चलता है, यहां से अलग हो जाएंगे हम, क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन आ गया, उनका अलग हो। इतना क्लियर है सबको, ये लिख लीजिए अब यस इसको सर। मान। हाँ बोलो बेटा। आपने लेफ्ट राइट पे हीट लिखी है कि? हाँ क्यू मतलब हीट होता है बेटा, क्यू मतलब हीट, सही है।
आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलिए अब आते हैं हम फर्स्ट लॉ पे बेटा। फर्स्ट लॉ बहुत आसान है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, देखेंगे सब लोग ध्यान से। फर्स्ट लॉ बोलता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, देखो आपको बहुत बेसिक लॉ लगेगा ये। आइसोलेटेड सिस्टम है ना बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा यू क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है आप में से? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा यू क्या होना चाहिए आपके साथ, बताइए। सर जीरो। जीरो, बहुत ही सही है, एकदम सही है, यही फर्स्ट लॉ है पता है आपको। और क्लोज सिस्टम होगा, देखो हमें बेसिक आता है तो फर्स्ट लॉ में आ गया खत्म। क्लोज सिस्टम के लिए डेल्टा यू जीरो के बराबर नहीं होगा, कोई ना कोई चेंज होगा। तो वो चेंज किसके बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा यू चेंज आएगा, वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। भाई डेल्टा यू में चेंज कब आ सकता है, क्योंकि देखो सिस्टम अपनी एनर्जी को दो ही तरीके से चेंज कर सकता है, सही बात है, या तो वो हीट का थ्रू होगा या तो वो वर्क के थ्रू होगा। हमने तो बोला सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी के एक्सचेंज के दो ही रास्ते हैं, या तो हीट या तो वर्क। टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट बोलते हैं, अदरवाइज क्या बोलते हैं अपन, वर्क। तो सिस्टम में इंटरनल एनर्जी का चेंज कब होगा, जब या तो हीट का चेंज हो रहा हो, या तो वर्क का चेंज हो रहा हो, या दोनों का चेंज हो रहा हो। सही बात है कि नहीं बात है ना भाई? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है तो हाँ, बेटा मैं कह रहा हूं देखो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा यू जीरो के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो क्लोज सिस्टम के लिए डेल्टा यू जीरो के बराबर नहीं आएगा। मतलब क्लोज सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज होने के दो ही रास्ते हैं, आइदर इट इज हीट और वर्क। सही बात है। तो यदि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, या तो वो हीट के कारण हो रही होगी, या तो वो वर्क के कारण हो रही होगी, या दोनों के कारण हो रही होगी। सही बात है। यस सर। लिखो इसको। अब हमें क्या सीखना है, देखो चैप्टर, अब यही तो बात थी, मैंने कहा था चैप्टर, मैंने लेक्चर की शुरुआत यहां से करी थी कि इस चैप्टर का प्राइमरी गोल क्या है। इस चैप्टर का प्राइमरी गोल है कि किसी प्रोसेस हुआ, कोई मतलब प्रोसेस हुआ, उसके एनर्जी का चेंज कितना आएगा ये निकालना सीखना है अपन को। ये निकालने के लिए पहले अपन ये निकालना सीखेंगे, फिर ये निकालना सीखेंगे। जब ये दोनों निकालना सीख जाएंगे तो क्या निकालना सीख जाएंगे, डेल्टा यू। यही टारगेट है इस चैप्टर का, ठीक सर है। यू का मीनिंग क्या है? यू बेटा इंटरनल एनर्जी, अभी तो पढ़ाया था, अच्छा टोटल सर। इंटरनल एनर्जी। डन। अब यस अपना सर। मिशन है यू क्यू की कैलकुलेशन सीखना और वर्क की कैलकुलेशन सीखना। तो सबसे पहले अपन वर्क पढ़ा रहे सर हैं। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ जी बेटा। सर ओपन सिस्टम का क्या होगा, डेल्टा यू ओपन सिस्टम का भी डेल्टा यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, लेकिन उसमें मैटर भी एक्सचेंज हो रहा होगा, तो बेटा पढ़ेंगे नहीं उसको, दिक्कत है ना, मटेरियल भी कम ज्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम है, बहुत वेरिएट करके पढ़ना पड़ेगा। पढ़ तो सकते ही है, हम नहीं पढ़ेंगे इधर, ठीक है, तेरे कोर्स में नहीं है। ओके सर। हो गया सर। सर सब सिर्फ हम दो ही चीज पढ़ेंगे। हम बस ये पढ़ेंगे क्लोज सिस्टम का बस, आइसोलेटेड का तो जीरो ही है ना। तो देखिए वर्क कैलकुलेशन, सबसे पहले वर्क कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना सब लोग जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, छोटी मोटी चीजें आएंगी। तो मान लो ये पिस्टन लगा है यहाँ पे, ये वी इनिशियल पर है, ये वी इनिशियल वॉल्यूम है, इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पिस्टन को थोड़े बाद ऊपर आ जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा। तो हमने एक प्रोसेस किया, हमने इसका एक्सपेंशन किया, जो इसमें गैस भरी हुई थी उसको हमने वी इनिशियल से लेके वी फाइनल पर ले गए, है ना यार। अच्छा सबने वर्क का फॉर्मूला एटलीस्ट ये तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एफ डॉट डी एक्स, सही है। तो एरिया से डिवाइड कर रहा हूं, एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, तो फोर्स बाय एरिया बन जाएगा प्रेशर, सही है। यस सर। ए इंटू डी एक्स बता सकते हो क्या बनेगा, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, तो बन जाएगा डीवी बन जाएगा, सही है। तो देखो P डॉट ये क्या आ जाएगा, डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम है, वो क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अब देखो यहाँ पे अपन एक छोटा सा चेंज मारेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्या ध्यान से देखेंगे, कि एक बात बताओ, अभी आप इसको देखो, खाली इसको देखो, ये एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सही है। जब आप खुद से दबाओगे तो कंप्रेशन हो रहा होगा, तो कंप्रेशन मतलब होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक्सपेंशन का मतलब क्या है भाई, बताओ,
वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम। सही बात है। अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए? देखो नेगेटिव। साइन, अच्छा हमारा क्या आ रहा है देखते हैं, हमारे फॉर्मूले से देखते हैं। देखो एक बार बताओ, जब एक्सपेंशन हुआ तो जाहिर सी बात है वी फाइनल बड़ा होगा वी इनिशियल से। सर तो देखो प्रेशर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, और ये क्वांटिटी ये तो पॉजिटिव आ रही है भाई, वी फाइनल बड़ा है ना वी इनिशियल से, तो जिसपे गोला लगा है वो पॉजिटिव है। तो अभी कैसा आ रहा है बताओ हमारा आंसर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस सर। लेकिन आना कैसा चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम यहाँ पे? एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन। क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना है केमिस्ट्री का, समझ रहे हो? अच्छा मान लो कंप्रेशन हो रहा होता, सोचो यही फॉर्मूला देखते हैं कंप्रेशन में लगेगा। एक बार repeat कंप्रेशन का कर दो। मतलब वर्क कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। यस सर। यस तो उसमें वी फाइनल छोटा आ रहा होता वी इनिशियल से। यस सर। तो Yes, देखो sir. यदि वी फाइनल छोटा आएगा वी इनिशियल से, तो जिसपे गोला लगा रहा हूं वो कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो हमने कहा W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल, एक्शन मतलब जो बाहर से लग रहा है, डॉट डीवी। ये हमारा केमिस्ट्री में वर्क का फाइनल फॉर्मूला है। कोई पूछेगा नेगेटिव क्यों आया, तो बता दोगे टू फॉलो दी क्या? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए ही मैंने नेगेटिव साइन लगाया है, अदरवाइज मेरा चल जाता। देखिए क्लियर है क्या? तो अब मैं ये फॉर्मूला, वी वॉल्यूम है ना? हाँ जी बेटा वॉल्यूम अभी सही है। देखिए सब लोग समझ आ रहा है Yes, सबको? ये थोड़ा Yes, समझने sir. वाला चैप्टर है, इसलिए मैं बहुत फास्ट नहीं कर रहा हूँ। सर एक्सपेंशन होगा तो नेगेटिव और कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव, ऐसे याद कर सकते हैं। क्या क्या? हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे थे? सर मैं कह रही थी मतलब जैसे एक्सपेंशन हो तो नेगेटिव और कंप्रेशन हो तो पॉजिटिव, ऐसे में याद कर सकते हैं ना कि हाँ मतलब जो वर्क है वो उसको मतलब हम माइनस साइन तो लेंगे ही, लेंगे अगर लेंगे, हाँ चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो। एग्जैक्टली मेरा वर्क का फॉर्मूला यही रहेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ओके सर। सर हाँ जी। सर जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें काफी सारे टॉपिक समझ में नहीं आते, तो फिर उनको कैसे करें? काफी सारे टॉपिक नहीं समझ में आते हैं, यस सर। मतलब एज सच मतलब एक बारी पहले खत्म करते फिर बताता हूँ इसका सोल्यूशन मेरे पास कैसे है, या तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है सर मतलब कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो फिर हमें उनका मतलब एक्सप्लेनेशन देखनी चाहिए या क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहिए आपको, यदि जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, और यदि वो आपको नहीं पढ़ाया गया तो उस टीचर से, कंसर्न टीचर से थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, ऐसा है ओके सर। ना? आपको बहुत फास्ट ट्रैक कोर्स है ये ना, प्रॉब्लम ये है। तो कुछ चीजें हो सकता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं मैक्सिमम चीजें करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बेटा वही बात है ना, एक बाउंडेशन रहता है, तो उसमें मैं जितना हो पाता है उतना बताने की कोशिश करता हूँ। सभी मैंने बहुत स्लो ही लिया है आपका ये चैप्टर स्टार्टिंग, ठीक है? तो कोई नहीं, इतना रख लेते हैं आज के लिए क्योंकि लगभग मेरा टाइम हो ही गया। तो हम ये कर सकते हैं